नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में बिना कोई देर लगाए स्वागत की थाली तैयार है प्रारब्ध की तरफ से। स्वागत कर लेते हैं व्यालोक जी का। व्यालोक जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको प्रणाम, नमस्ते, जय जय सिया राम। खबर संभल से है। 6,95,00,000 ये योगदान है संभल की शाही जामा मस्जिद के इमाम और उनके भाई का योगी आदित्यनाथ के चरणों में सादर समर्पित किया है कि महाराज जी, आपने उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उसमें उत्तर प्रदेश का मुसलमान और खास तौर से संभल के शाही मस्जिद का इमाम परिवार कैसे पीछे रह सकता है। 6,95,00,000 रुपए का योगदान अकेले 2 भाइयों ने दिया है, इमाम ने। दर्शकों, आपको कुछ अजीब लग रहा है क्या? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं अजीब है। लेकिन ये योगदान इमाम ने दिया है ठीक उसी मजहबी तरीके से, जिस तरीके से वो पूरे देश में अपना योगदान देते आए हैं। कैसे? लैंड जिहाद करके, कैसे लव जिहाद करके, कैसे जमीनें कब्जा करके। जी हाँ, संभल के शाही मस्जिद के इमाम और उनके भाई साहब ने अपने गांव में एक मस्जिद बनाई ग्राम सभा की जमीन पर, ईदगाह बनाई ग्राम सभा की जमीन पर, और तो और मकान बनाया ग्राम सभा की जमीन पर। लेकिन क्या करेंगे आप, जब आपका दुर्भाग्य आपसे 2 कदम आगे चल रहा हो, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की सरकार होती है। 2017 में जब सत्ता बदलती है तो 3 दशकों से ज्यादा का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में तोड़ दिया जाता है 2022 में, और एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार होती है। उस संभल में जहां हमारे सनातन की बावड़ियां, हमारे सनातन के कुएं, मंदिर, ये सारे मिले, तो वहीं पर ग्राम सभा की ये जमीन जहां मौलाना और उसके परिवार ने कब्जा किया था। तहसीलदार कोर्ट ने जुर्माना लगाया है साहब 6,95,00,000 का। आप कहेंगे तहसीलदार क्या, अभी तो सेशन बाकी है, सेशन के बाद हाई कोर्ट बाकी है, सुप्रीम कोर्ट बाकी है, सब कुछ बाकी होगा। लेकिन यही वो लोग थे जो ये कहते थे कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अवैध तरीके से चल रहा है। लेकिन मैंने बार बार इसी प्रारब्ध के मंच पर आपको याद दिलाया कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे देश में बुलडोजर चलने का माहौल बनेगा। क्यों? क्योंकि किसी अवैध को बाबा छोड़ते नहीं, किसी वैध पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता नहीं। और हम सबको याद है कि 7 पेज का एक गाइडलाइन पूरे देश में बनाया सुप्रीम कोर्ट ने कि किस तरीके से अवैध प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर चले। जी हाँ व्यालोक जी, इतना बड़ा योगदान मौलाना का 6,95,00,000, ये तो अभी शुरुआती है। एसडीएम कोर्ट में ये मामला जाएगा, उसके बाद डीएम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि ये कोर्ट में जाने से पहले रेवेन्यू का मामला है, इसलिए रेवेन्यू से चलेगा, और उसके बाद फिर सेशन कोर्ट जिंदाबाद। लेकिन योगी जी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वसूले हैं साहब दंगाइयों से। हमें याद है शाहीन बाग में परिवर्तन चौक पे उन्होंने जूते चप्पल हजारों की संख्या में वसूल लिए, बाकी पोस्टर लगा के पैसे भी वसूल लिए। क्या कहेंगे आप, इतना बड़ा महती योगदान उत्तर प्रदेश में मौलाना परिवार ने किया है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में उत्तर प्रदेश को। व्हाट यू प्लीज सर। चीटिंग है सर, चीटिंग है ये तो। अरे देख लीजिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो मौलाना से इतना वसूल भी लिया, और मुझे डर नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कि धीरे से बुलडोजर भी पीछे पीछे पहुंच रहा होगा, क्योंकि मामला तो अवैध है और योगी आदित्यनाथ तो अवैध चीजों को रहने नहीं दे रहे हैं। हालांकि 1-2 चीजें हैं, लेकिन परफेक्शन एक अनजाना सा ख्वाब होता है, परफेक्शन को अचीव करने में देरी लगती है। जैसे मेरी आंखों में अभी भी वो खटकता है जो लखनऊ स्टेशन के बीचों बीच एक बेढंगी सी इमारत है, उस पर अभी तक योगी जी की नजर क्यों नहीं पड़ी है, क्यों वो बची हुई है, वो भी मेरे लिए एक आश्चर्य का विषय है। क्योंकि बहुतेरी इमारतें जमींदोज हो गई, पूरा संभल लगभग 2/4 इन मौलानाओं ने, जिहादियों ने कब्जाया हुआ था। पूरी की पूरी एक सभ्यता, एक पूरा नगर नीचे से उखाड़ लिया योगी जी ने। तो वो लखनऊ वाला भी मुझे लगता है कि हो जाएगा। और ये तो चीटिंग है साहब, 6 करोड़ वसूल भी लिए। जैसे वो एक बिजली चोर सांसद है, कोई बर्क, जिसका दादा भी सांसद था, उससे भी बिजली चोरी का वसूला था ना, और उसके बाद वो भी उसी संभल का है, और बिजली चोरी का वसूल भी लिया और हल्ला भी कर दिया। ये नहीं कि चुपके से ले जाके कर दें।
तो टोटी चोर, बिजली चोर, समाजवादी पार्टी के तो एक से एक रत्न नमूने भरे पड़े हैं। लेकिन एक दूसरी बात है सर, थोड़ा सा अब हारमोनियम अपनी अदा के मुताबिक मैं लेके निकलता हूँ। ये ससुर हर एक जगह शाही मस्जिद कहाँ से बन जाती है? हम लोगों को इसको भी कहना बंद करना चाहिए, क्योंकि जब तुर्कों का शासन था, मुगलों का था, और हमारे पूर्वज बड़े सही थे, उनका स्वयं बोध और शत्रुबोध इतना ये था कि मुझे याद है 1980 तक, 1990 तक भी म्लेच्छ और तुर्क ही बुलाते थे, क्योंकि अधिकांशतः वही थे और वही हैं। ये जो 60 वर्षों में सेकुलरिज्म का धीमा जहर दिया गया, उसके बाद काहे की शाही मस्जिद में न शाह है न कोई है। तुम्हारा शाही इमाम जो है वो तो रजत शर्मा को बिठा के ऊपर वाले, इसमें कौन सा एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तुम्हारा तो बंदा तुम्हारा अपना मौलाना मौलवी जो झाड़ फूंक करता है, जो कान में जो खाया हुआ थूक तुम्हारे को खिलाता है, वो रजत शर्मा को लेके ऊपर वाली बालकनी में है। आपने फोटो देखा होगा, एक काफिर को लेके ऊपर वाली बालकनी में है। तुम लोगों को जिसका जूठा खाने में बड़ा मजा आता है, रजत शर्मा को भी आया होगा, क्योंकि फिर से वो वीडियो है, भाई लोग ऐसे खा रहे हैं और उसको खिला रहे हैं और बड़े चाव से लोग खा रहे हैं। थूकना, हगना, मूतना, ये सब तो इन लोगों के लिए कोई बात नहीं है। अब हारमोनियम लेके मैं आपके मुद्दे पर आता हूं। शाही मस्जिद कहना बंद कीजिए। ये जो मौलाना ने किया है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, मुझे पता है। और चीटिंग तो भाई कर दी गई है धीरे से। आपको क्या लगता है सर, नहीं तोड़ा जाएगा क्या? मतलब ले लिया जुर्माना, तो जुर्माना तो इस बात का लिया कि तुमने गलती की है ना, और जो गलती है उसको हटाया जाएगा कि नहीं? आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरी प्रक्रिया बता दे रहा हूँ, दर्शकों को भी बता दे रहा हूँ। देखिए, ये जुर्माना इस बात के लिए है, उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू जो नियम है, राजस्व नियम है, राजस्व नियम में ये है कि अगर कोई ग्राम सभा या नगर निगम या टाउन एरिया इनकी जमीन अगर कब्जा करता है, तो उस जमीन को मुक्त कराने का काम तो होता ही है। ये तो बेसिक काम है, पहली चीज। यानी जमीन से शुरू करता हूं, तो जमीन को मुक्त कराया जाता है। लेकिन एक गणना की जाती है कि उस जमीन को कितने समय से कब्जा किया करके अपने निजी इस्तेमाल में लिया जा रहा था। तो एक वो पैमाना है जिस पैमाने से वो रेवेन्यू की रकम तय होती है, और उस पर जुर्माना, दंड, आर्थिक, ये लगा के ये कैलकुलेशन निकलती है। तो इस मामले में ये कैलकुलेशन ब्यालोक जी 6,95,00,000 रुपए की निकली है। ये पहली तो चीज। वही शुरुआती बात मैंने क्यों कही कि चीटिंग है, जुर्माना भी लेंगे और तोड़ेंगे भी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्रक्रिया और बता दूं अब इसके बाद क्या होगा। पहली प्रक्रिया ये हो गई, दंड, जितने समय तक इस्तेमाल किया उसका चार्ज, और ये मिला के 6,95,00,000 एक ये अमाउंट निकला। अब उसके बाद क्या है कि जमीन वापस लेना। अब चूंकि उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन है, निर्माण हुआ है, वहां पर एक मस्जिद बनी हुई है, वहां पर एक ईदगाह का निर्माण किया है, एक मकान का, अब उसको डिमोलिश किया जाएगा। डिमोलिश करने का भी चार्ज लगेगा, यानी बुलडोजर का खर्चा पानी, बुलडोजर चलाने वाले, वहां पर पुलिसकर्मी जितने तैनात होंगे, वहां पर राजस्व कर्मी जितने तैनात होंगे, 4 दिन में अगर वो काम पूरा होता है तो उन सभी लोगों के 4 दिन का तनख्वाह प्लस बुलडोजर का खर्चा, ऑपरेटर का खर्चा। तो ये एक प्रक्रिया है, योगी जी वो भी लेंगे। तो ये अभी योगदान बढ़ेगा, और उसके बाद तब उस जमीन को वापस लिया जाएगा, उसका समतलीकरण होगा और वो वापस ग्राम सभा को चला जाएगा। ये है पूरा मामला। अब एक चीज मैं यहां से लेके चलता हूं। आपने अच्छा 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, शत्रुबोध का आपने इस्तेमाल किया, स्वयंबोध का आपने इस्तेमाल किया। आज मैं जरा हारमोनियम बजाता हूं, और हारमोनियम बजा के मैं सीधे जरा बीता हुआ जो महाकुंभ था उस महाकुंभ में चलता हूं, और वो एक माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा की तरफ चलता हूं। हम में कितना शत्रुबोध है, हम में कितना स्वयंबोध है, हम कितने जागृत हैं फेसबुक और ट्विटर पर क्रांति करने के अलावा, जातिगत गालियां देने के अलावा, कि एक वो वनवासी समाज की बच्ची, उसका पूरा परिवार हतप्रभ है। वो बच्ची अपने पिता, अपने भाई को अपना एक्सेस नहीं दे रही है, और अंततः
वो लव जिहाद का शिकार हो जाती है। एक समाज के रूप में ये हमारी नपुंसकता नहीं है तो और क्या है? एक तरफ लैंड जिहाद से लेके लव जिहाद और दूसरी तरफ हाय रे हमारा स्वयं बोध, हाय रे हमारा शत्रु बोध। क्योंकि हमें तो शत्रु इस समय अपने नेतृत्व में नजर आ रहा है। फलाने तुझसे बैर नहीं और ठिकाने तेरी खैर नहीं। इस समय हम ये बोल रहे हैं, सबक सिखाना है, हमें ये याद आता है। और दूसरी तरफ बिल्कुल एजेंडा साफ है, लॉन्ग टर्म एजेंडा है। तो आप मुझे ये बताइए कि हम आप जैसे लोग बैठ के और बकर-बकर करके 17-18 मिनट में क्या उखाड़ लेंगे साहब, जब हमारा ये हाल है एक समाज के रूप में? व्यालोक जी। हम उखाड़ रहे हैं क्योंकि पहले ऐसी घटनाएं रिपोर्ट भी नहीं की जाती थी, पहले इन पर चर्चा भी नहीं होती थी। आप 12 साल पहले का याद कर लीजिए, आप पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं, आप संस्कृति कर्मी रहे हैं, वहां का क्या माहौल था, कैसे क्या क्या किया जाता था, ये सब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये जो बीसियों यूट्यूब चैनल पर बैठ के और ज्ञान की अजस्र वर्षा हो रही है ना, ये भी वही देन है। एक वाक्य केवल कहूंगा, हमारा स्वयं बोध शत्रुबोध जो भी है, हमारे दुश्मनों का स्वयं बोध भी उतना ही परिपक्व है और शत्रुबोध भी। केवल केरल में, अच्छा देखिए, मोनालिसा कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। मैं मूल की बात कर रहा हूं। उसका जो जिहादी है वो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। शादी कहाँ हो रही है? केरल में हो रही है। केरल के रजिस्ट्रार ऑफिस एक्ट में चले जाइए, आरटीआई लगा लीजिए, 2 दर्जन से अधिक मामले वहां पेंडिंग है। मतलब अब शादियां हो जाएंगी। क्या है उसमें? केवल और केवल लड़कियां सारी की सारी हिंदू हैं और लड़के सारे के सारे जिहादी हैं। लड़के तो खैर है नहीं, जो भी पुरुष है या जो भी आदमी है। ये केरल स्टोरी चल रही है और केरल स्टोरी फिल्म में, केरल स्टोरी 2 में जो दिखाया गया है वो आपकी आंखों के सामने घट रहा है। फिर भी आप कहते हैं कि वो गलत है। क्यों गलत है साहब? जब आप सूटकेस में बंद होती हैं, फ्रिज में बंद होती हैं, मिस अर्थ इंडिया घर वापसी कर रही है 4 साल के बाद, तारा शाहदेव, एक के बाद एक, और आप इसको झुठलाते चले आ रहे हैं। लेकिन मूल प्रश्न आपका जो था कि हम लोग क्या उखाड़ ले रहे हैं, यही उखाड़ ले रहे हैं कि अब कम से कम ये बच्चियां, पहले तो एक तरफा गंगा जमनी की टोटी बहती थी ना सर, अब कम से कम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तराखंड में पुष्कर धामी हैं, असम में, असम की जो हालत हो गई थी, क्या कभी हम लोग सोच भी पा रहे थे कि ये निकल पाएगा? यूडीएफ का बदरुद्दीन वहां पर इतना शक्तिशाली था, कभी कमजोर हो पाएगा? नहीं, थोड़ा सा हारमोनियम और लेकर निकलते हैं। 2020 के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो गो हत्या निवारण अधिनियम बनाया, उसके तहत क्या क्या कार्रवाई हुई है उस पर थोड़ी देर में आएंगे। पहले क्या होता था, टोटी चोर की जब सरकार थी उस समय, उसको जरा उत्तर प्रदेश के लोग याद करें। एक मुकदमा दर्ज नहीं होता था साहब। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कमेला समझ रहे हैं दर्शकों? भयंकर दुर्गंध से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो पशुपालक थे वो डर के मारे रात में सोते नहीं थे, क्योंकि उनको, उनकी पशुओं को कोई जहर दे देता था, काट के ले जाते और बड़े बड़े बर्तनों में, भांडों में पशुओं की हड्डियां उबाली जाती थी। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस गंध से मजबूर रहता था। अब देखिए 2020 से कितने साल हुए सर? 6 साल हुए, 14,000 से अधिक गिरफ्तारियां हो गई, 14,000 से अधिक मुकदमे हुए, 35,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 83 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। कुछ मामलों में निस्तारण भी हुआ है, लेकिन कुछ मामले लंबित हैं, कुछ मामले निस्तारित हैं। इतनी चीजें चल रही हैं। आप और हम बराबर ये कहते हैं कि हम लोग युद्ध में हैं, युद्ध काल में हैं, बीच युद्ध में हैं। और आपने एक बात कही कि तेरी बैर खैर नहीं, तुझसे बैर नहीं, ये सब तो हम हिंदुओं की महान परंपरा है ना। वरना 1200 वर्षों तक कभी कोई मुट्ठी भर जिहादी आके हमारी गर्दन पर
लात रख के हम पर शासन कर लेते। कभी यूरोपियन बर्बर 150-200 आके हमारे ऊपर शासन, कौन उनको रसद मुहैया कराता था सर? कौन उनको ये देता था? और मजे की बात, एक आखिरी बात, इन जिन लोगों का जातिगत मवाद निकल रहा है ना, आप अपने पोस्ट पर चले जाइए, मेरे फेसबुक पोस्ट पर चले जाइए, अपने ट्विटर पर चले जाइए, हम दोनों को जितनी गालियां मिल रही हैं, मजा आ जा रहा है पढ़ के। मोदी जीवा को हरा देना है, हटा देना है, मुल्ला मोदी, मौलाना मोदी, और योगी जीवा को जिता देना है। योगी को हटाने के लिए मोदी जीवा और शाह जीवा साजिश कर रहे हैं। यार दिमाग है कि तुम लोग एकदम से जिहादी ही हो गए हो? जिहादियों के बारे में पता है कि अक्ल का इस्तेमाल दीन में वर्जित है। तुम लोग किस तरह की बात कर रहे हो यार? अगर मोदी जीवा साजिश का, यार देखिए, घोड़ा और चतुर दोनों नहीं चलेगा। अगर ये दोनों मिलकर साजिश कर रहे हैं, गुजराती, तो फिर साजिशें कर रहे हैं। और अगर इनको हराना है तो भैया 27 में तो योगी जीवा की परीक्षा है, इनको कैसे जितवा लोगे? मतलब एकदम अभिमुक्तेश्वरानंद हो गए हो क्या? दिमाग से पैदल हो, खाली हो गए हो क्या? कोई तर्क नहीं, कोई सुसंगत बात नहीं। इसीलिए सर अंतिम कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि हम हिंदू बहुत काबिल हैं, बहुत ज्यादा काबिल हैं, और इसीलिए हमारी दुर्दशा है। इसीलिए हम लोग चिंतित भी होते हैं। हम लोग लगातार ये भी कहते हैं, आपने अभी एक सवाल पूछ ही लिया, लेकिन इतना निराशाजनक माहौल भी नहीं है। इन तमाम चीजों में, युद्ध के बीच में कुछ मोर्चे हम फतह कर रहे हैं, कुछ मोर्चों पर हम ढीले पड़ रहे हैं, लेकिन लगातार बोलते रहेंगे, आप लोगों के सामने तथ्यों को रखते रहेंगे। बाकी तो महादेव की मर्जी है। अगर वो चाहेंगे कि सनातन का उत्पाटन हो जाए, तो मेरी और अवनीश शर्मा की औकात क्या है कि हम लोग रोक लेंगे, अगर महादेव ही चाहेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। और एक तरफ जहां आपने गौकशी के मामले में, गौरक्षा के मामले में आंकड़े दिए और बड़े सॉलिड आंकड़े दिए, 14,000 से ऊपर मुकदमे, लगभग 32,000 की गिरफ्तारी। मैं एक चीज सिर्फ याद करता हूं आपको, सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं साहब, एनकाउंटर। क्या कभी आपने इससे पहले सुना है कि गौरक्षा या गौ तस्करी के अपराधियों का एनकाउंटर हुआ हो? योगी आदित्यनाथ के गृह नगर गोरखपुर से जुड़ा ये मामला है, जिनको बिहार के, आपके बिहार मूल के थे वो तस्कर, और उनको बाकायदे सिद्धार्थ नगर महाराजगंज जनपद की सीमा पर गोली मारी गई गौरक्षा में। लेकिन वाह रहे हम हिंदू, हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद को बड़ी उम्मीद है, वो अपना दामन फैला के अखिलेश यादव के पास गए हैं। 81 दिन वो गौ रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में परिक्रमा करेंगे, और उन्हें राजनीतिक उम्मीद है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से कि वो उन्हें गौ रक्षा का वादा देंगे। क्यों? क्योंकि योगी उनके लिए संत नहीं है। आप सोचें हम किस दौर में। और इसीलिए आपके दो शब्द, जो शत्रुबोध आपने कहा, जो आपने स्वयं बोध कहा, मैं एक शब्द और आप सबके सामने रखता हूं, मित्रबोध। जितना जरूरी शत्रुबोध है, जितना जरूरी स्वयं बोध है, हम खुद को जानेंगे, हमारी समस्या पता चलेगी, और फिर वो समस्या किसकी वजह से है ये शत्रुबोध से पता चलेगा। लेकिन उस समस्या से लड़ना कैसे है, उसका निदान कैसे होना है, ये बिना मित्रबोध के नहीं हो सकता। इसलिए 2014 से जो इस देश में सांस्कृतिक क्रांति करके आपने सत्ता परिवर्तन किया है ना, वो है मित्रबोध, उसे मत गंवाइए। 2017 से उत्तर प्रदेश में जो आपने सत्ता परिवर्तन किया है, योगी आदित्यनाथ की सरकार लेके आए हैं, लगातार दूसरी बार लेके आए हैं हम उत्तर प्रदेश वाले, ये है हमारा मित्रबोध। हमें पता है कि पश्चिम बंगाल में जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं आएगी, यानी हमारे मित्र वहां नहीं आएंगे, तब तक हमारा भला नहीं होगा। यही वजह है कि मैं निराशाजनक बातें नहीं करता हूं, लेकिन आज एक टेढ़ा पॉइंट उठाया। और व्यालोक जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि वाकई हम बदल रहे हैं, हमारा मित्रबोध भी बदल रहा है। यही वजह है कि उत्तराखंड में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, और तमाम और जगहों पर है। ये सिलसिला लगातार जब तक कायम नहीं रहेगा, तब तक हल नहीं निकलेगा। इसलिए बड़े लक्ष्य और युद्ध के बीच में अभी युद्धरत हैं हम। इसलिए दोनों हाथों में शस्त्र होने चाहिए सामने वाले के लिए। और दोनों हाथों में शस्त्र का मतलब, हम वो सनातनी हैं जो हाथों में पत्थर नहीं लेते। इसलिए मैं बार बार उंगली दिखाता हूं, कहता हूं ये 2 उंगली शस्त्र हैं, एक पर ईवीएम की स्याही, दूसरे से ईवीएम की बटन दबाई।
इसलिए वो जारी रहे। हम ऐसा न करें कि इन हाथों में कुल्हाड़ी लें और दोनों हाथों में कुल्हाड़ी हमारे दोनों पैर उसके निशाने के सामने हो। इससे लगातार बचना है। धन्यवाद मौलाना, आपने 7 करोड़ का योगदान दिया उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में, और हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग ऐसे तमाम अमीर मौलानाओं, अवैध कब्जेदारों, लैंड जिहादियों को खोजेगा और ये करोड़ों का मामला अरबों तक जाएगा, तभी तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। वाकई सही है, आपका भी खून शामिल है इस देश की मिट्टी में। याद आया चचा का वो शेर? ऐसे ही लैंड जिहाद के नतीजे देखते रहिए और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर और खजाना ये दोनों भरता हुआ देखते रहिए। धन्यवाद मौलाना। अलविदा की नमाज के बाद अब ईद मनाइए, 7 करोड़ रुपया जल्दी से राजस्व के खाते में जमा कराइए। ये है ईदी जो वसूली है योगी आदित्यनाथ ने और उत्तर प्रदेश ने। धन्यवाद ब्यालोक जी, आपने हमें समय दिया। दर्शकों, अगर आज के इस वीडियो में थोड़ी आवाज की समस्या हो तो या थोड़ा ऊपर नीचे अगर आपको लग रहा हो तो सहयोग कीजिएगा, क्योंकि मैं यात्रा में हूं और बड़े आप देख ही रहे होंगे बैकग्राउंड किस तरीके से बैठ के ये वीडियो बना रहा है, लेकिन ये बड़ा जरूरी था। इसलिए चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है तो आप कर लीजिए। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। व्यालोक जी प्रारब्ध के अलावा व्यालोक वाणी पर पाए जाते हैं, वहां भी नियमित रूप से जाइए। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय सिया राम।